हेलो गाइस, वेलकम टू मिथ बायोटेक। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चला होगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मीन्स क्या हो सकता है? ऑस्मोसिस क्या है आगे? ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब सेल के अंदर और बाहर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का या फिर अदर सब्सटेंसेस का बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, उसे हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो आज हम लोग टोटल कवर करेंगे ऑस्मोसिस, देन ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन में कवर करेंगे ट्रांसपोर्ट आयन चैनल्स, कैरियर्स, ये सारी चीज़ हम लोग आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि आज मैं चाह रहा हूँ कि ऑस्मोसिस से रिलेटेड जितना भी इस टॉपिक्स में हैं सिलेबस में वो सब ख़त्म हो जाए। तो मैं आज ही ख़त्म कर दूँगा, तो मे बी ये 20 to 25 मिनट्स का ये वीडियो हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट से, डेट इज ऑस्मोसिस। Osmosis is the diffusion of water molecule across a selectively permeable membrane. Water will diffuse from a region of its higher concentration to region of its lower concentration. अब यहाँ पर पॉइंट आ रहा है लोअर कंसंट्रेशन क्या है और एक यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन मीन्स हो गया जैसे कि दो सॉल्यूशन हमारे पास है, एक में सॉल्यूट ज़्यादा है तो दैट इज अ हायर कंसंट्रेशन और एक में सॉल्यूट कम है दैट इज अ लोअर कंसंट्रेशन। ओके, द टू टाइप्स ऑफ प्रेशर विल बी बिल्डअप। अब दो तरह के प्रेशर इसमें बिल्डअप हो सकते हैं। जब ये ऑस्मोसिस होता है तो वहाँ पर दो तरह के प्रेशर बिल्डअप होते हैं, एक होता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक और दूसरा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पर समझने की है कि व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक एंड व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक की बात करूँ मैं तो ये एग्जांपल देख लो, जैसे कि एक पाइप ले लो या फिर एक डब्बा ले लो, बीकर ले लो, जिसमें नीचे बेस पे दो होल कर दो और उसमें पानी पूरा फिलअप कर दो। जब पानी का फिलअप हो जाए तो पानी का जो प्रेशर बनेगा ना, पानी का वेट का जो प्रेशर बनेगा वही हमारा हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, जैसा कि आपको यहाँ पर से दिख रहा होगा, इस फिगर में आपको आसानी से दिख जाएगा। इसमें क्या है कि ये पानी भर रहा है और यहाँ से जो निकल रहा है मॉलिक्यूल यही हमारा है। यहाँ पर से जो प्रेशर बन रहा है, ये प्रेशर चाहे तो यहाँ पर गिर सकता है या फिर ज़्यादा यहाँ पर गिर सकता है या फिर यहाँ पर गिर सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितना पानी इस बोतल में भरा हुआ है, कैपेसिटी के अनुसार ये डिपेंड करता है। यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये ज़्यादा दूर भी गिर सकता है, कम दूर भी गिर सकता है, यहाँ पर भी गिर सकता है, यानी कि प्रेशर पर डिपेंड है ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, ये किस चीज़ का एग्जांपल हमारा हो गया, हाइड्रोस्टैटिक। अब ऑस्मोटिक की बात करें तो ऑस्मोटिक में सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन आता है। अब क्या होता है कि एक सिंपल एक बड़ा सा बीकर ले लो, जिसमें क्या करो बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल दो। एक तरफ सॉल्यूट और हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूट डाल दो, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन डाल दो और एक तरफ वाटर डाल दो। तो वाटर क्या होगा, उस तरफ मूव करने लगेगा जिस तरफ हायर कंसंट्रेशन हो। जैसे कि इस एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पर सुक्रोज मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ओनली वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और वाटर क्या है, इस तरफ मूव कर रहा है क्योंकि यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, तो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है। अब टाइप ऑफ सोल्यूशन, अब सोल्यूशन की टाइप्स देख लेते हैं कि सोल्यूशन कितने टाइप्स के हो सकता है। तो सोल्यूशन होते हैं हमारा तीन टाइप्स के। फर्स्ट होता है हमारा आइसोटोनिक, देन हाइपरटोनिक और तीसरा होता है हमारा पास हाइपोटोनिक। अब आइसोटोनिक की अगर बात करें हम लोग तो आइसोटोनिक में बेसिकली देखा जाए तो जो सॉल्यूट और सॉल्यूशन जो है ना, दोनों का कंसेंट्रेशन इक्वल होगा। मतलब देखा जाए तो बाहर एक एक टब ले लो, इसमें जो कंसंट्रेशन हमारा है और इसमें एक सेल डाल दो, तो सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो बाहर का कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होगा। यही हमारा ये आइसोटोनिक सोल्यूशन बताता है। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बताता है कि सोल्यूशन हैज़ अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द अदर सोल्यूशन विथ विच इज बीइंग कंपेयर्ड। अब इसमें क्या है कि जो दो टाइप का सोल्यूट है उसमें जो एक एक सोल्यूट जो है उसमें हायर सोल्यूट डाला हुआ है। जैसे दो टाइप का हमारे पास सोल्यूशन है, एक में हायर है और एक में लोअर है। जैसे कि ये एग्जांपल देख लो, ये हमारा हो गया किस टाइप का, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि इसमें एक में देखो यहाँ पर सोल्यूशन जो है क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा है यहाँ पर ही, और यहाँ पर सॉरी सॉल्यूट ज़्यादा है और यहाँ पर ये सॉल्वेंट कुछ सॉल्यूट है ही नहीं। मतलब यहाँ पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है, यहाँ पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। द सॉल्यूशन has a higher solute concentration than the other solution with which it is being compared.
अब हाइपोटोनिक की बात करें तो सोल्यूशन हैज अ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द सोल्यूशन विच इज़ बीइंग कंपेयर्ड। अब इसमें सोल्यूशन का ही कंपेयर ये कम होगा यहाँ पर सॉल्यूट। एग्जांपल में देख लो, जैसे कि ये ब्लड हो गया, ब्लड सेल्स हमारा हो गया, आरबीसी हो गया। अब ब्लड का जो बाहर जो प्लाज्मा है उसका जो ये क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा का जो सोल्यूशन है उसका जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल सेल के अंदर का जो ये आरबीसी के अंदर का जो कंसंट्रेशन है ना उसके इक्वल है। इस वजह से क्या हो रहा है कि H2O अंदर भी आ रहा है और H2O बाहर भी जा रहा है, क्योंकि इक्वल सोल्यूशन है तो ये अपने शेप में आरबीसी है। यहाँ पर देखो, अगर इस आरबीसी को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा गया, हाइपरटोनिक मीन्स क्या हो जाएगा कि बाहर जो सोल्यूशन होगा वो लोअर होगा और ये अंदर का हाई हो गया, यानी कि बाहर लो है और इसके अंदर हाई है। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर से H2O यानी कि पानी आ जाएगा बाहर, यानी आरबीसी से पानी बाहर आ गया। तो ये हमारा हाइपरटोनिक हो गया। और एक हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या होता है कि इसका जो है ना इससे अंदर मोलिक्यूल आता है, मतलब कि यहाँ पर जो इसका कंसंट्रेशन है ये बिल्कुल हाई है, जिस वजह से क्या क्या कर रहा है, पानी को सक कर रहा है। एक ऐसा सिंपल एग्जांपल देख लो, जैसे कि हमारे पास एक गिलास पानी है, इसमें क्या करो, चना डाल दो, तो चना का अंदर का जो कंसंट्रेशन है ना वो बिल्कुल हाई है, जिस वजह से क्या करेगा, वाटर को सक कर लेगा और वो फूल जाएगा। दैट इज ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आ जाएगा। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, जैसे कि इसमें अगर और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें श्रिंक कर जाता हो, जैसे कि हम लोग अगर हाथ को अपना बहुत देर तक पानी में डुबाए रहेंगे तो ये देखना पानी फूल कर श्रिंक हो जाता है, ये देखना इसमें इसमें लाइनिंग पड़ जाता है, तो वो भी श्रिंक हो गया, तो वो दैट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया, क्योंकि ब्लड से बाहर का जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल लो है, इस वजह से अंदर से बाहर की तरफ H2O का ट्रांसफ़र हो गया। देन उसके बाद रेगुलेट ऑफ मेंटेन ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर जो डिफरेंट सेल में किस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग प्लांट सेल या फिर बैक्टीरिया सेल की बात करें तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन कर देता है। मतलब जैसे कि ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो क्या करेगा, इससे टकराकर फिर ये रिटर्निंग करेगा, इससे क्या हो जाएगा कि एक प्रेशर मेंटेन हो जाता है। देन यहाँ पर दूसरा होता है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल से भी कंट्रोल किया जाता है। जैसे कुछ प्रोटिस्ट होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं उसमें क्या होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ये वैक्यूल्स क्या करता है, ये भी हमारा रिपेलिंग का काम करता है H2O को, या फिर ये मतलब मेंटेन करता है हमारा कुछ प्रोटिस्ट फैमिली को, किस चीज़ के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने में। और उसके बाद अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें या फिर एनिमल सेल्स की बात करें तो हम लोग में होता है ब्लड प्लाज्मा और इंटरस्टेटियल फूड। फूड में कुछ भी हो सकता है, ब्लड प्लाज्मा इंटरस्टेटियल फूड होता है जो कि क्या करता है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स में ओपी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है या फिर मेंटेन करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोलिक्यूल ऑफ आयन थ्रू मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन से जो मोलिक्यूल पास आउट हो रहा है या फिर एक्टिव के थ्रू ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, या फिर एनर्जी खर्च करके ट्रांसपोर्ट कर रहे पास आउट कर रहा होगा, या फिर बिल्कुल डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस के थ्रू पास आउट कर रहा होगा जिसमें कोई एनर्जी या फिर एटीपी का खर्च नहीं आ रहा है। तो ये दो तरीके से हम लोग पास आउट कर सकते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग। इन multicellular animals, blood plasma and interstitial fluids are maintained at an osmosis. The higher concentration of albumin and other proteins in blood plasma contribute to its osmolarity. अब हम लोग के सेल में क्या है, देखो अब लोग हम लोग जो भी एग्जांपल में बात करेंगे ना वो एनिमल सेल्स पे ही बात करेंगे, हम लोग प्लांट सेल या फिर अदर कोई प्रोटिस्टा या फिर बैक्टीरियल सेल पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग अलग एक्सेप्शन में आते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन ऑब्वियसली बात है कि एनिमल सेल में ही प्रेजेंट है, तो इसी वजह से हम लोग एनिमल को एग्जांपल में लेते हैं, यानी कि एनिमल सेल्स को एग्जांपल में लेकर हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट समझने की कोशिश करो कि हम लोग एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है, एल्बुमिन और अदर प्रोटीन प्रेजेंट है, जो क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है, किसमें, ब्लड प्लाज्मा हो गया या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया। इंटरस्टिशियल फ्लूइड या ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है,
हायर कंसेंट्रेशन मतलब कि सॉल्वेंट प्रेजेंट है, एल्बुमिन हो गया और अदर प्रोटीन्स हो गया, ये सब क्या करता है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। देन आता है सेल ऑल्सो एक्टिवली पंप आउट आयंस सच एज सोडियम आयंस इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू स्टे इन ऑस्मोटिक बैलेंस विद देयर सराउंडिंग्स। अब हम लोग तो इसके पहला जो पॉइंट था उसमें क्या कहें कि एल्बुमिन और अदर प्रोटीन था, वो क्या कर रहा था, कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा था। लेकिन कुछ सोडियम आयंस भी होते हैं जो कि कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। वो क्या होता है कि सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट होते रहता है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, उससे भी हम लोग मेंटेन करते हैं ऑस्मोलैरिटी को। देन आप टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मैंने बताया है कि चाहे तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव में क्या होगा कि एनर्जी लगेगा और पैसिव में एनर्जी नहीं लगेगा। अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे वर्क करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि वो सेलेक्टिवली किसी मोलिक्यूल को वो अंदर सेल के अंदर वो लेगा। जैसे कि यहाँ पर दो टाइप्स के मोलिक्यूल दिख रहे हैं, एक स्क्वायर शेप में है, एक राउंडेड शेप में है। अब इसको सेलेक्ट करके अंदर लेने में इसको एटीपी का खर्च हो रहा है। और ये क्या है हमारा, ये चैनल है, प्रोटीन चैनल है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन चैनल बोल सकते हैं या फिर इसको कैरियर बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा अच्छे से डिटेल में, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग अच्छे से इस चीज़ को पढ़ेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर ये देख लो कि क्या कर रहा है, ये बाहर से जो मोलिक्यूल है इसको अंदर ले रहा है और इसमें क्या खर्च हो रहा है, एटीपी का खर्च हो रहा है। इसी वजह से इसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जिसमें एनर्जी नीडेड होता है और एटीपी रिक्वायर्ड होता है। ओके, अब यहाँ पर पैसिव की बात करें तो पैसिव में जो चैनल है ना, डायरेक्टली यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ये डायरेक्टली बाहर से अंदर की तरफ आ सकता है या फिर अंदर से बाहर की तरफ भी ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ पर डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, यहाँ पर देख रहे हो पैसिलेटेड डिफ्यूजन या डिफ्यूजन के थ्रू ये अंदर से बाहर जा रहा है आराम से। इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और नो एटीपी रिक्वायर्ड। देन तीसरा पॉइंट अगर करूँ तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहा है तो एटीपी ऑब्वियसली यूज लगेगा। यहाँ पर डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर बिल्कुल डिफ्यूजन के थ्रू जा रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पर इस एक्टिव में बात कर रहे थे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि अब यहाँ पर इसको सपोज दैट इसका प्रेशर अंदर है, ठीक है, अंदर की तरफ प्रेशर है और ये ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर की तरफ लगा रहा और इसको मोलिक्यूल्स को अंदर लाना, तो क्या करेगा ये, इसको अब यहाँ पर यही इसी चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ला रहा है, तो इसी वजह से इसको क्या लग रहा है, एटीपी खर्च हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि अगेंस्ट नहीं जा रहा है, वो डाउन कंसंट्रेशन में जा रहा है कि अगर अंदर की तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर है तो इसी की तरफ इधर ही मोलिक्यूल आराम से डिफ्यूजन करवा दे रहा है। समटाइम्स सब रिक्वायर्ड यूज ऑफ प्रोटीन कैरियर ट्रांसपोर्ट और मोलिक्यूल्स, और यहाँ पर ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर कैरियर की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, यही हमारा कैरियर या फिर ट्रांसपोर्टर या फिर प्रोटीन चैनल्स हो गए। यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है, पर इसका कुछ खास यहाँ पर रोल नहीं है, लेकिन बस ये एक रास्ता पाथ प्रोवाइड करा रहा है, इसी वजह से यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है। देन उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है दैट इज इंक्लूड इंडोसाइटोसिस, मूवमेंट ऑफ लार्ज मोलिक्यूल इनटू सेल मेम्ब्रेन फोल्ड अराउंड द मोलिक्यूल्स। अब इसमें लार्ज मोलिक्यूल्स का आराम से अंदर बाहर हो सकता है, क्योंकि इसमें एटीपी खर्च हो रहा है, यहाँ पर लार्ज मोलिक्यूल आराम से अंदर आ सकता है सेल के अंदर। लेकिन इसमें क्या है कि लार्ज मोलिक्यूल उससे मतलब जितना प्रेशर के अकॉर्डिंग इसका मोलिक्यूल का साइज डिपेंड करेगा। ज़्यादा लार्ज होगा तो अगर प्रेशर कम है तो वो अंदर नहीं आ पाएगा, वो अलाउड नहीं करेगा। समटाइम्स रिक्वायर द यूज ऑफ प्रोटीन कैरियर ट्रांसपोर्ट मोलिक्यूल, इसी में भी तो मैंने बताया कि दोनों में प्रोटीन कैरियर यूज़ किया जाता है। इंक्लूड ऑस्मोसिस एंड सिंपल डिफ्यूजन, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ आ रहा है तो प्रोटीन कैरियर और ट्रांसपोर्टर मोलिक्यूल। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा लार्ज मोलिक्यूल्स को अंदर नहीं ले सकता। इसमें क्या है कि बड़े मोलिक्यूल्स आराम से अंदर आ जाते हैं, एटीपी खर्च करके उसको ले आता है। देन आगे की बात करें तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। अब ये ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, ट्रांसपोर्टर क्या हो गया, जो हमारा कैरियर था या फिर प्रोटीन चैनल था, इसी चीज़ को हम लोग ट्रांसपोर्टर बोलेंगे। जो सेल मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट था, दो सेल मेम्ब्रेन में जो यहाँ पर ये कैरियर था ट्रांसपोर्टर, इसी ट्रांसपोर्टर हो गया।
अब ये ट्रांसपोर्टर कितने टाइप्स के होते हैं इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो क्लासिफिकेशन अगर किया जाता है ट्रांसपोर्टर का, तो इसको हम लोग देखा जाए तो टोटल 5 भागों में बांटा गया है। एक तो वन है कैरियर और दूसरा है हमारा चैनल्स। अब कैरियर्स को भी 3 भागों में बांटा गया है, दैट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यूनिपोर्टर और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चीज़ें इसके बाद थोड़ा टफ होगी तो समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो यहाँ पर अच्छे से गौर से देखना। हम लोग ट्रांसपोर्टर समझ गए। ट्रांसपोर्टर क्या है? ट्रांसपोर्टर जो कि मोलिक्यूल्स को पास आउट कराने में एक क्या है, एक चैनल प्रोवाइड कर रहा है या फिर रिसेप्टर प्रोवाइड कर रहा है या फिर कैरियर बोल सकते हैं इसको। ये जो रिसेप्टर है वो कैरियर है, इसी चीज़ को हम लोग ट्रांसपोर्टर बोलेंगे क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, हम लोग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जैसे रेल हो गया, बस हो गया, तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। सेम इसी तरह से ये ट्रांसपोर्टर है और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ट्रांसपोर्टर का क्लासिफिकेशन चाहे तो वो कैरियर हो सकता है या चैनल हो सकता है। चैनल के थ्रू किसी मोलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा या फिर कैरियर के थ्रू किया जाएगा। कैरियर में भी 3 टाइप्स के होते हैं, एक सेकेंडरी एक्टिव होता है, एक प्राइमरी एक्टिव होता है, एक यूनिपोर्टर्स होता है। अब एक एक करके ये सब पांचों चीज़ों को हम लोग देखते हैं आराम से और समझते हैं इस चीज़ को। देन आते हैं हम लोग, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी हाँ, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चैनल्स। देख लो यहाँ पर हम लोग कैरियर्स है, चैनल्स है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यूनिपोर्ट्स और प्राइमरी। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं चैनल्स को। चैनल्स क्या है ये चलिए देखते हैं हम लोग। अगर चैनल्स की मैं बात करूं तो अलाउ ट्रांस मेम्ब्रेन मूवमेंट ऑफ रेट ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन दोज ऑफ कैरियर। अब अगर कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू जो अगर कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है उससे इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, उससे फास्ट में ये कैरियर मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग फास्ट ये चैनल क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसी भी मॉलिक्यूल को। अब ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि अल्फा हेलिक्स टाइप चैनल होता है, बीटा बैरियर बैरल पोरिन्स होता है और एक होता है हमारा पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन्स। ये 3 टाइप्स के हमारे होते हैं चैनल्स। फर्स्ट होता है अल्फा हेलिक्स टाइप चैनल, फिर बीटा बैरल पोरिन्स और एक पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन्स। 3 टाइप्स के ये हमारे पास चैनल्स हैं। अब इस चैनल्स में भी बात करूं, जो अल्फा हेलिक्स टाइप के चैनल है इसमें टोटल 4 एग्जाम्पल मैंने लिखा है, तो इस चीज़ को देखना। ज़रूरी नहीं है सब चीज़ सभी एग्जांपल्स को याद करना। मेरे पास था तो मैंने लिख दिया, मुझे भी इतना सारा याद नहीं है और कौन क्या काम करता है उतना डिटेल में मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ चीज़ों को भी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा दूँ। जैसे कि फर्स्ट हमारा हो गया वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, यानी इसको बोलते हैं VIC। ये क्या करता है, पोटेशियम आयन चैनल इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, पोटेशियम को अंदर से बाहर ले जाने का काम करता है। वो अल्फा हेलिक्स टाइप यानी कि चैनल है एक तरह से। ठीक है, उसके बाद आता है राइनोडिन IP3 रिसेप्टर, इसको कैल्शियम आयन बोलते हैं। ये हमारा पोटेशियम आयन हो गया, ये हमारा कैल्शियम आयन हो गया। देन मेजर इंट्रेंसिक प्रोटीन्स फैमिली में आता है एक्वापोरिन्स। ओके, देन फोर्थ हमारा आता है लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, LIC इसको बोलते हैं। न्यूरो मीटर और रिसेप्टर एंड एसिटोल कोलिन रिसेप्टर चैनल इसको बोलते हैं, यानी कि एसिटाइल कोलिन को रिसेप्टर है ये, और न्यूरो का भी इसमें यूज़ किया जाता है, यानी कि LIC को। ठीक है, यानी कि टोटल 4 टाइप्स के हम लोग देखे चैनल, जिसमें हम लोग अल्फा हेलिक्स टाइप का चैनल देखे, जिसमें हम लोग VIC को इम्पोर्टेंट कर लो और एक LIC को इम्पोर्टेंट कर लो। ये पूछ सकता है VIC और LIC। LIC क्या करता है, न्यूरो का काम करता है, और ये VIC क्या है, पोटेशियम चैनल आ गया। और ये कैल्शियम चैनल में कौन सा आ जाता है, दैट इज राइनोडिन। ये हमने आपको अल्फा हेलिक्स टाइप के चैनल समझाया। देन हम लोग बीटा बैरल पोरिन्स की बात करते हैं। ये सब क्या चैनल्स हैं, बीटा पोरिन्स हो गया, पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन हो गया और अल्फा हेलिक्स टाइप से हो गया, ये सब चैनल है। और इसके मैं एग्जांपल एक एक दो दे रहा हूँ। ये ज़रूरी है दिमाग में रखना, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि एकदम याद ही कर लो, लेकिन दिमाग में रखना, इससे क्या हो जाएगा, काम देगा। कहीं अगर हम लोग आगे जाकर कोई कहीं पढ़ेंगे कुछ चीज़ का चेन, तो मैं भी वहाँ पर अगर ये यूज होगा तो दिमाग में रहेगा, तो हम लोग याद कर लेंगे। उससे क्या हो जाएगा, कंपेरिजन कर सकते हैं फास्ट। इसमें अगर बीटा बैरल पोरिन्स की बात करूँ तो जनरल बैक्टीरियल पोरिन्स होता है GBP
फैमिली में आता है। ओके, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मेरे को नहीं मिला, तो जो लिखा हुआ बस यही समझ लो कि बैक्टीरिया पोरिन्स होता है, यानी कि जनरल बैक्टीरिया पोरिन जीवीपी फैमिली में आता है, वो रिसेप्टर इसमें प्रेजेंट होते हैं, चैनल्स प्रेजेंट होता है, स्पेशली ये बैक्टीरिया के लिए। देन पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन की अगर बात करो तो डिप्थेरिया हो गया, फर्स्ट हमारा डिप्थेरिया हो गया, और बी वेनम। अगर बी वेनम काटता है तो उसके लिए एक मिलिटीन फैमिली का यहाँ पर चैनल्स प्रेजेंट होता है सेल्स में, और एक डिप्थेरिया फैमिली के लिए अलग डिप्थेरिया टॉक्सिन फैमिली के लिए डिप्थेरिया चैनल में आता है। ये सब क्या है, पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन्स है, यानी कि टॉक्सिन चैनल प्रेजेंट है। इससे ये क्या करेगा, जब ये बी वेनम या मधुमक्खी वगैरह जो काटता है तो उस चीज़ को ये रिसेप्टर, ये जो चैनल है उस चीज़ को रिसीव करके वो सेल के अंदर करेगा और वहाँ सिग्नल्स भेजेगा। तो बेसिकली ये सब क्या कर रहा है, एक सिग्नल भेज रहा है, मतलब रिसेप्टर है, वो किसी चीज़ को कैच कर रहा है, कैच करके सेल्स के अंदर उसको सिग्नल भेज रहा है या फिर मोलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट भी कर दे रहा है। ओके, देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैरियर। मैंने बताया था एक कैरियर है हमारा, एक चैनल्स है, अब हम लोग कैरियर्स पढ़ रहे हैं। ओके, अब कैरियर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ कैरियर, बाइंड देयर सबस्ट्रेट विथ हाई स्टेरियोस्पेसिफिसिटी। अब ये कैरियर जो क्या होता है ना, कि जो सेल्स के सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसमें हाई स्पेसिफिसिटी का जो मॉलिक्यूल होगा ना, उसको बाइंड करने के लिए हम लोग कैरियर का यूज़ करते हैं। कैटलाइज्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ रेट्स विल बिलो द लिमिट्स ऑफ फ्री डिफ्यूजन। फ्री डिफ्यूजन का जो रेट है ना, मतलब जो डायरेक्टली डिफ्यूजन हो रहा है यानी कि पैसिव में, उसके रेट से थोड़ा नीचे ही होता है। इसके पहले भी मैंने बताया था, क्योंकि जो ये चैनल्स जो होता है ये कैरियर मॉलिक्यूल से फास्ट होता है, और यहाँ पर यही बता रही है कि कैरियर जो है वो चैनल से थोड़ा स्लो होता है, ब्लो होता है। ओके, इसमें भी टाइप्स हैं, इसमें भी टोटल 2 टाइप्स के हैं। एक तो हमारा पोर्टर्स हो गया और दूसरा हम हो गया नॉन राइबोसोमल सिंथेसाइज पोर्टर। ओके, 2 टाइप्स के यह भी है कैरियर्स मॉलिक्यूल हमारा, दैट इज ये पोर्टर्स हो गया। पोर्टर्स में भी यूनिपोर्टर्स, सिम पोर्टर्स एंड एंटी पोर्टर्स आते हैं एग्जाम्पल। ओके, तो ये जो 6 एग्जाम्पल मैंने दे रखा है यहाँ पर, ये 6 एग्जाम्पल तीनों का मिक्स है, यूनिपोर्टर, सिम पोर्टर और एंटी पोर्टर तीनों इसमें डला हुआ है। तो ठीक से देख लेना, मैंने समझाया ठीक से, समझा तो नहीं पा रहा हूँ मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, इससे ज़्यादा मेरे को कहीं पे मिल भी नहीं रहा है, तो इतना काफ़ी, और इतना से ज़्यादा हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से, ये नाम याद कर लो काफ़ी है। अगर किसी को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे भी समझा देना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे को भी ये कहीं से मिले अच्छा, ताकि मैं भी पढ़ सकूँ अच्छे से। लेकिन ये मैंने आपको अवेलेबल करा रखा है, तो आप इसको देख लेना। ओके, एग्जाम्पल में पोर्टर्स की बात करें तो मेजर फैसिलिटेटर सुपर फैमिली से आता है, MFS बोलते हैं इसको, लैक्टोज ट्रांसपोर्टर या फिर प्रेमेज ऑफ ई कोलाई में बेसिकली ये प्रेजेंट होता है। वो क्या कहता है, लैक्टोज ट्रांसपोर्टर है। जब दूध वगैरह को, जब ये जो बैक्टीरिया, ये जो इकोलाई है, जो दूध वगैरह या दही फाड़ना हो तो वहाँ पर जो लैक्टोज का यूज़ किया जाता है, वो लैक्टोज ट्रांसपोर्टर किस में है, प्रेजेंट है, डेट इज ये कैरियर का काम है। ये कैरियर क्या करता है, वो लैक्टोज ट्रांसपोर्टर का काम करता है। देन शुगर पोर्टर्स फैमिली में आता है GLUT1, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ऑफ इरेथ्रोसाइट्स। और PIH प्लस सिम पोर्टर्स आता है, ATP ADP एंटी पोर्टर्स AA फैमिली में आता है। C4 की बात करो, C4 डाई कार्बोक्सिलेट अपटेक DCU फैमिली। देन 6 हमारा हो गया सॉलिड सोडियम आयन सिम पोर्टर SS फैमिली। देन नॉन राइबोसोमल सिंथेसाइज पोर्टर की बात करो तो एग्जांपल में ये हो गया हमारा वैलिडोमाइसिन कैरियर फैमिली। देन तीसरा हम लोग बात करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि देयर इज अ डायरेक्ट कपलिंग टू अ रिएक्शन सच एज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP टू पम्प द सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये क्या कर रहा है ना, हाइड्रोलाइसिस को तो डायरेक्टली मेम्ब्रेन के थ्रू पंप कर दे रहा है ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें ATP का यूज़ किया जा रहा है। देखो ये इतना डिटेल सिर्फ हम लोग को CSR नेट के लिए है, लेकिन हम लोग अगर एक्टिव और पैसिव भी पढ़ लें तो इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये एक्टिव में हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, पैसिव में कैसे कर रहे हैं, पैसिव में क्या क्या कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इतना ही पता होगा तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो मेरे को कहीं मिला था तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को डालकर बता दिया जाए, ताकि आप लोग को थोड़ा सा हेल्प मिले।
देन प्राइमरी की अगर बात करूँ तो इसमें एक ही एग्जांपल है, दैट इज डाइफॉस्फेट एंड बॉन्ड हाइड्रोलाइसिस ड्राइवन ट्रांसपोर्टर यूज पीपीआई नॉट एटीपी। अब इसमें क्या है ना, डाइफॉस्फेट जो है क्या करता है, ये एटीपी को डायरेक्टली यूज़ नहीं करता, वो पीपीआई को यूज़ करता है। एग्जांपल में अगर देखो तो एटीपी बाइंडिंग कैसेट, एबीसी सुपर फैमिली, सीएफटीआर, सीएल चैनल, मल्टी ड्रग और ट्रांसपोर्टर, एमडीआर1, ये सब क्या एग्जांपल है किसके, डाइफॉस्फेट बॉन्ड हाइड्रोलाइसिस यानी कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। देन आता है H प्लस और हाइड्रोजन और सोडियम ट्रांसलोकेटिंग, एफ टाइप, वी टाइप, ए टाइप, एटीपीएस सुपर फैमिली में आता है ये। देन उसके बाद पी टाइप, एटीपीएस सुपर फैमिली में आता है। और ये सब एग्जांपल है, ये सब का मुझे भी उतना मतलब एग्जैक्ट देखो समझ में तो आ रहा है मुझे भी कि पी टाइप एटीपीएस सुपर फैमिली से बिलोंग करता है, पर इसका क्या रोल है एग्जैक्ट वो मैंने नहीं पढ़ा कहीं, मेरे को किताब में भी नहीं मिला, क्योंकि मैं टीचर भी इतना डिटेल में मेरे टीचर शायद नहीं पढ़ाए हैं। शायद मैं बोल रहा हूँ क्योंकि शायद मेरे को कहीं सुना सुना नहीं लग रहा, इसी वजह से मैं शायद बोल रहा हूँ। प्लीज़ अगर आपको कहीं भी ये सब चीज़ें अगर कहीं भी आपको अगर नॉलेज है तो प्लीज़ मुझे मेल कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में मेरे को समझा देना प्लीज़, ताकि मैं भी पढ़ लूँ, क्योंकि मैं भी आप ही के साथ तैयारी कर रहा हूँ दोस्त, आप ही के जैसा हूँ। आई एम नॉट अ एजुकेटर, ओके। देन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात कहूँ तो इट यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट established फॉर अ सेकेंड solute is pumped against a concentration gradient and then first solute allowed to cross the membrane। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये पहले सेकंड सॉलिड को क्रॉस करवाता है मेम्ब्रेन से, देन उसके बाद फर्स्ट सॉलिड इसमें क्रॉस करेगा। सेकंड सॉलिड मतलब दो टाइप के सॉलिड अगर प्रेजेंट है तो ये जो सबसे पहले जो केमिकली इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ये एस्टेब्लिश करेगा और उसमें क्या करेगा सेकंड सॉलिड को सबसे पहले पंप करवा देगा, देन उसके बाद ये अलाउ करेगा फर्स्ट सॉलिड को सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ही एक्सेप्शनल था। इसके बाद इसका एग्जाम्पल भी कहीं नहीं मिला मेरे को, तो इतना ही था। तो इतना ही देखते हैं, अगर इसका एग्जांपल आपको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसफर का कोई एग्जांपल मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक वीडियो। ओके, देन आज हम लोग एक शॉर्ट्स में देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े। बेसिकली आज हम लोग ऑस्मोसिस पढ़े। ऑस्मोसिस में हम लोग ने देखा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, और टू टाइप्स का हम लोग देखे क्या, सॉल्यूशन नहीं, प्रेशर देखे हम लोग, जिसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर समझे हम लोग, या हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक समझे। देन उसके बाद सॉल्यूशन देखे हम लोग, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक। ओके, सब यहाँ पर सॉल्यूशन का सॉल्यूट और सॉल्यूशन का खेल है। ओके, देन रेगुलेट मेंटेन ओपी ओपी ये ऑस्मोटिक प्रेशर किसके, ये बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरियल में और प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल मेंटेन करता है। और कंट्रोल वैक्यूल से क्या होता है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से हमारा प्रोटीन में मेंटेन किया जाता है, और हम लोग एनिमल में क्या होता है इंटेस्टिनल फ्लूइड या फिर ब्लड प्लाज्मा से मेंटेन होता है। देन ट्रांसफर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ थ्रू आयन थ्रू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसफर होता है आयंस का, उसको हम लोग पढ़े। फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़े, जिसमें हम लोग एक्टिव और पैसिव देखें। एक्टिव में एनर्जी लगता है और पैसिव में एनर्जी नहीं लगता। ओके, इसमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है, और यहाँ पर क्या है कि एटीपी का यूज़ किया जाता है, और अगेंस्ट क्या होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करता है किसी भी मॉलिक्यूल को। यहाँ पर क्या डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है। ओके, दे इंक्लूड, मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ा रखा है, बस मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। फिर हम लोग पढ़े क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे पहले हम लोग देखें चैनल्स, उसके बाद कैरियर्स। चैनल्स में डिफरेंट टाइप्स के चैनल हम लोग देखें एग्जाम्पल में। फिर उसके बाद कैरियर्स देखें। कैरियर्स में भी हम लोग सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और यूनिपोर्टर और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखें। ओके, ये देखो चैनल्स पढ़ लेते हम लोग, चैनल्स में ये सब एग्जांपल देखे थे हम लोग, ये सारे एग्जांपल्स देखे हम लोग। देन उसके बाद ये वाला एग्जांपल बी में होगा। फिर प्राइमरी एक्टिव पढ़े हम लोग। देन उसके बाद सेकेंडरी में उसका एग्जांपल हम लोग को नहीं मिला था, तो मैंने नहीं लिखा है। आपको अगर मिले तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आई होप काफ़ी हेल्प हुआ होगा, और प्लीज़ कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बता दें, और गलत कमेंट ना करें यार प्लीज़, मैं भी सीख रहा हूँ आप ही से।
और बहुत मेहनत लगता है ये चीज़ करने में। एक्सपीरियंस शायद मैं एक्सपीरियंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली देखा जाए तो। मुझे पढ़ाने का उतना अच्छा से नहीं आता है, मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं है यार सही बताऊँ तो। मैं डायरेक्टली आके कैमरा फेस कर रहा हूँ और ये सब सिस्टम सब अचानक से मेरे लिए, ये पैड लेना, पेन से काम करना, फेस स्कैन करना, ये सब क्या है ना कि एक तरह से ये भी क्या होता है कि इससे जब ये चीज़ें आ जाती है ना सामने, तो कन्फ्यूज़न अपने आप बढ़ जाती है। माइंड से वो सारी चीज़ें मैं भूलने लगता हूँ, जो मैंने पढ़ा था ये सब। तो धीरे-धीरे मेरे में इम्प्रूवमेंट आएगा, मैं कोशिश करूँगा और पर मैं हिम्मत नहीं हारूँगा दोस्त। आप सपोर्ट करते रहना, मैं इम्प्रूव करूँगा इस चीज़ को, मैं दोबारा बनाऊँगा ख़त्म करने के बाद, लेकिन मैं कंटिन्यू रहने वाला हूँ। मैं अब छोड़ने वाला नहीं हूँ, ओके? तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।